बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नए हल्फ उठाने वाले वफाकी वुज़रा, मुआवनी खसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। काबीना डिवीजन ने वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के कलमदानों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से कहा गया है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इत्तेहाद से मुतालिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाले दोस्तों की बात नहीं है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, नए हल्फ उठाने वाले वफाकी वुज़रा, मुआवनी खसूसी और मुशीरान को कलमदान सौंप दिए गए और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, सबको मुबारक हो। ये अगर इस पर जायजा लेना हम मुल्क का भी और पूरी दुनिया का भी, तो ये सारी बातें इरेलेवेंट है। मतलब है कि अदालत की फैसले, इंसाफ, इवन ह्यूमन राइट्स, कौन से ब्लॉक्स हैं, किस तरह से आगे मुल्कों ने जाना है, क्या ये इस वक्त सब इरेलेवेंट है। सारा का सारा जो है इरेलेवेंट इसलिए हो चुका है कि इतनी गैर यकीनी है इस दुनिया में कि उसमें वही चार बातें जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मेरी अपनी राय में वो चार बातें रियासतों के लिए अहम रह गई, जिनमें से एक उनकी गवर्नेंस और उनकी लीडरशिप किस तरह एंगेज करती है अपने अवाम को और दुनिया को। दूसरा सिक्योरिटी, कि वो अपने, और सिक्योरिटी जब मैं कहता हूँ या मैं उसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी में फिर अपनी टेररिज्म भी आ जाता है, उसके खिलाफ भी और उससे हटके भी जो टेररिज्म की बदतरीन शक्लें हैं उनमें से एक इकोनॉमिक टेररिज्म भी, माशी दहशतगर्दी भी, यानी करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और कैसे अवाम आपके मुतमईन हो और रियासत आगे कैसे बढ़े। अब ये सिस्टम सारे जो है ना, मैं बार बार ये बात कई दिनों से कह रहा हूँ, बल्कि कई सालों से कह रहा हूँ कि ये जो 1945 के बाद का जो एक सिस्टम था पूरी दुनिया में, ये सिस्टम चला गया है और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब ख्वाब से बेदार हो जाएं कि वो सिस्टम जो दूसरी जंग अजीम के बाद तय पाया था, जिसमें कहीं पार्लिमानी निज़ाम था, जिसमें कहीं मतलब हमारे यहाँ चल तो रहा है, लेकिन ये सिस्टम पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए। अब ये सिस्टम्स काम नहीं कर रहे। और वो इत्तेहाद कैसे बने थे और वो जो कार्टल्स कैसे थे, जिसमें बैंकिंग कार्टल होते थे, कोई जिसमें कोई ड्रग्स कार्टल होते थे, जिसमें कोई डिप्लोमेटिक कार्टल्स होते थे, जिसमें बहुत सारे मिलजुल के हुकूमतें गिरती थी, बनती थी, वो सारा कुछ इस वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक नई दुनिया वजूद में आ रही है, जिसमें पाकिस्तान को, चूंकि हम भी दूसरी जंग अजीम के बाद जो ममालिक, जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की बरतानवी राज से, हम भी उन मुल्कों में से हैं, तो हमें अब ये देखना है कि जब ये पूरा जो सिस्टम फारिग हो गया है दूसरी जंग अजीम के बाद वाला, तो फिर उस नए निज़ाम में पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। ठीक है, नए निज़ाम में पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है, अपनी मईशत को लेके, अपने अवाम को लेके, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स, अपने खारजा अमूर, अपनी सोशल अनरेस्ट को खत्म, ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं ना। और जो अकाउंटेबिलिटी में बात करता हूँ, तो जहां अकाउंटेबिलिटी होगी वहां पे मुल्क सही चलेंगे, मईशत उनकी ठीक चलेगी। और ये है 4-5 इश्यूज हैं। ये मेरा मौक़िफ़ रहा है सारी जिंदगी, तो मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर खड़ा हूँ कि ये तो 1945 वाला सिस्टम तो खैर अभी गिर रहा है चंद सालों से, लेकिन ये जो 4-5 बातें हैं इनके ऊपर मैं हमेशा से रहा हूँ, खसूसन ये कि दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल माशी दहशतगर्दी है। और ये जो बनू का वाक़या हुआ है, ये अभी तक इस पे सबके दिल अफसुर्दा है। अच्छा, जो ताज़ा तरीन प्रेसिडेंट ट्रंप ने झंझोड़ दिया है, ट्रंप जो है वो इसलिए उनका जिक्र हो रहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद जहां बरतानिया का जवाल शुरू हुआ और फ्रांस और ये बाकी जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने मुल्कों में जो तहरीकें चल रही थी उनके सामने हथियार डाले या वो खुद वहां से निकले या जो भी हुआ, तो उसके बाद फिर वो जगह जो है वो अमेरिका ने ऑक्यूपाई की और अमेरिका ने एक तवील अरसे तक जो है वो सरजंग लड़ी। और सरजंग लड़ने के बाद जब बर्लिन वॉल गिरी तो उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री कह दिया उसको कि ये तो तारीख खत्म है, इसके बाद तो अमेरिका है। और वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि एक ही जनरेशन में जो है वो ऐसा होगा कि सोवियत यूनियन जो है वो वापस आ जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन जो कि ईस्ट जर्मनी में केजीबी के एजेंट थे, वही प्रेसिडेंट बन के सामने आएंगे और आके उनको पूरे उसी सिस्टम को जो कि 1945 के बाद खड़ा हुआ था या 1949 के बाद नेटो की शक्ल में, तो उसको वो गिरा देंगे।
अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो ट्रंप के जो ताबड़तोड़ हमले हैं, जिनको शौक नौ, ये इराक में जो जब अटैक हुआ था तो शौक नौ इसलिए कह रहे थे कि वो उसके जब वो बॉम्बिंग हो रही थी ना 2003 में, तो उस बॉम्बिंग के नतीजे में जो विजुअल्स है ना, उन विजुअल्स के नतीजे में दुनिया लरज रही थी। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं इराक में, बगदाद में, या बसरा से मैं एंटर हुआ था शतुल अरब से, तो कुवैत की तरफ से, तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि इतना डैमेज नहीं हुआ जितने खौफनाक वो मनाजिर थे जब इराक पे बॉम्बिंग हो रही थी। जब इराक पे बॉम्बिंग हो रही थी जो मनाजिर थे वो बहुत खौफनाक थे, बिल्कुल शोले आग के भड़क रहे हैं और शौक़ नौल, उतनी बड़ी तादाद में शायद लोगों की डेथ्स नहीं हुई थी। तो ये ट्रंप का जो है ना, इसको शौक़ नौ कह सकते हैं कि उनके जो पै दर पै हमले हो रहे हैं वो उनके बयानात की शक्ल में, उनके फैसलों की शक्ल में वो जारी है। उसके नतीजे में एक जो बात बिल्कुल तय हो गई है, वो ये तय हो गई है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ऑर्डर तो फारिग हो गया। अच्छा, अब देखिए अभी ईयू कमीशन जो है, अब ईयू कमीशन एक जबरदस्त कमीशन है, और ये उर्सुला वॉन्डर लेन जो है इसकी सरबराह हैं, इसकी प्रेसिडेंट हैं, और ये 2019 से इसकी सरबराही कर रही हैं। ईयू कमीशन जो है ये एक गैर मुंतखब कमीशन है, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, बल्कि ईयू के जो ममालिक हैं वो ममालिक जो हैं वो एक फोरम है, और उसमें उसके कमिश्नर्स हैं 27 के करीब, और वो जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो वोट देते हैं उनके सरबराहान, और फिर ईयू की प्रेसिडेंट जो है या प्रेसिडेंट जो भी शख्सियत हो उनका चुनाव हो जाता है, और फिर वो जो है वो उसमें कमिश्नर्स हैं, फिर अमला काम कर रहा है, और वो कुछ फैसले पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट चूंकि एक फोरम है तो वहां पे वो अकाउंटेबल है, कुछ जगहों पे वो अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन और इन्होंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि ईयू अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ईयू भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है कि वो अब क्या करे, तो ईयू ने जो है वो पहले तो ये पै दर पै 2 हफ्तों में पिछले उन्होंने इजलास किए। ये ईयू ज़हन में रखें कि ये ईयू वो है जो आपस में दूसरी जंग अजीम तक एक दूसरे का सर काटते रहे, ठीक है ना, एक दूसरे को मारते रहे हैं। बल्कि उससे पहले भी आप अगर चले जाएं तो एक कभी पुर्तगाल आगे आ रहा है, कभी जो है वो इटालियंस आगे आ रहे हैं, कभी स्पेनिश आगे आ रहे हैं, कभी फ्रांस आगे आ रहा है, कभी बरतानिया आगे आ रहा है, वो अमेरिका से लेके और ये पैसिफिक तक यहाँ पर इनकी कॉलोनीज हैं वगैरह वगैरह, पूरी तारीख है। तो उसके बाद ये डिक्लाइन में गया पूरा यूरोप, तो उसके बाद यहाँ से उठ के अमेरिका आ गया। अच्छा, अब यह है कि अब वो यूरोप जो है वो अपनी जगह देख रहा है कि हम कहाँ पे हैं बगैर अमेरिका के। तो उन्होंने पै दर पै जो इजलास हुए पिछले 15 दिनों के दौरान, कभी म्यूनिख में हो रहा है, कभी जो है वो ब्रसल्स में हो रहा है, कभी पेरिस में इजलास हो रहे हैं, कभी लंदन में हो रहे हैं, ईयू के रहनुमा जमा हो रहे हैं, कभी खसूसी इजलास बुलाए जा रहे हैं। तो यूरोप जो है वो ये देख रहा है कि हमारी कोई जगह बने, क्योंकि हम भी तो कुछ है ना आखिर। तो जो ईयू की सरबराह है, आखिरी ये हुआ कि उनका इजलास उन्होंने किया और उसमें 800 बिलियन यूरोस का उन्होंने कहा कि हम डिफेंस करेंगे, और हम जो है वो एक डिफेंस समिट उन्होंने बुलाई। जैसे भी हुआ वो सारे जमा हुए, उसमें 800 बिलियन यूरोस जो है उसमें एक जाहिर है कि पता नहीं आर्मी उसमें होगी या हथियार बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, कब बनाए जाएंगे, जो भी कुछ होगा, लेकिन यह है कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा, उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने पहली दफा इस बात का अंदिया दिया कि और ये एक बड़ी शॉकिंग बात है उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि अगर नेटो के मेंबर्स पैसे नहीं देंगे तो हम उनका दिफा नहीं करेंगे। ये पहला इंडिकेटर है कि उन्होंने, हालांकि नेटो के मेंबर्स ने अपनी दिफाई बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ग्रेजुअली अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई अमेरिका को खतरा हो तो क्या हमें ये यूरोप के 1 या 2 मुल्क आके बचाएंगे? अगर अमेरिका को खतरा हो तो ये जो यूरोप के एक मुल्क या 2 या 3 मुल्क ये हमें बचाएंगे आके, जो हम इनको बचाएंगे। मतलब एक तरह से ट्रंप जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं नेटो से, मतलब नेटो से अमेरिका अपने आप को डिसएंगेज कर रहा है।
अमेरिका के नजदीक नेटो का कोई फायदा नहीं है। अगर उसके रशिया से बराह रास्त मामला तय हो रहे हैं तो उसने नेटो का ये क्या करना है उसने नेटो को, ठीक है। और यूरोप को भी कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जहां पर वो जो है वो रशिया के साथ वो एक अमन का रास्ता अपनाए, क्योंकि ये तो प्रॉक्सी वॉर थी ना, ये तो तय हो गया कि ये प्रॉक्सी वॉर थी रशिया के और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि अब अमेरिका और रशिया डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो दरमियान में तो प्रॉक्सी थे ना सारे। यूक्रेन सबसे फ्रंट प्रॉक्सी था, बाकी प्रॉक्सी थे सारे। तो जब ऊपर बात हो रही है तो वो ऊपर बस बात हो रही है, देखिए ना, बाकी सारे इरेलीवेंट हो गए। तो इसी दौरान जो है इन्होंने जो मैक्सर टेक्नोलॉजीज हैं उनकी जो एक्सेस है सैटेलाइट इमेजेस तक वो भी बंद कर दी यूक्रेन की, और उसके नतीजे में शदीद अटैक्स में पिछले 24 घंटों में इजाफा हुआ। रशिया ने बहुत बड़े इलाके पे अटैक्स किए और बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं वो दोनबास के कई इलाके, अभी तो ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि कितने इलाके जो हैं और वहाँ पे फौज सरेंडर कर रही है या यूक्रेनियन या क्या सूरत हाल है, या रशियंस मार रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं आगे, क्योंकि मुतज़ाद इतलात है। लेकिन ये है बहरहाल के वहाँ, क्योंकि जाहिर है कि एक सरेंडर वाली सूरत आ गई कि यूक्रेन नहीं लड़ सकता और अमेरिका साथ नहीं है, मतलब इतना मैसेज ही काफ़ी होता है और उसकी डायरेक्ट बात हो रही है उनकी पुतिन से। लेकिन जाहिर है कि वो कब्जा तो रशिया कर रहा है, लेकिन उसके नतीजे में मेरा ख्याल है यूक्रेन के लोग अब लड़ नहीं रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में फौजें सरेंडर करना शुरू कर देती हैं, वो लड़ती नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक बात तो उन्होंने ये की कि अगर वो पे नहीं करेंगे तो ये है कि क्या, अच्छा वो बात ये भूल गए कि 9/11 के बाद नेटो उनके साथ खड़ा हुआ था, आर्टिकल 5। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि अब अमेरिका पे हमला होता है तो क्या इनमें से कोई मुल्क बचाएगा आके? अच्छा, उस वक्त भी मुल्कों ने बचाया नहीं था, बल्कि साथ दिया था अमेरिका का अफगानिस्तान में आने के लिए। अमेरिका को इन मुल्कों ने बचाया तो नहीं था ना, ठीक है। अच्छा, ये तो बात उन्होंने कह दी, लेकिन इस बात को कहते कहते उन्होंने एक और जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा जो जवान है ये मतलब अगर अमेरिका के साथ अमेरिका को कोई मसला हुआ अपनी डिफेंस का तो क्या जापान हमें बचाएगा? अच्छा, अब जापान जो है वो तो मतलब वो भी हिल गया कि भाई ये हम कहां से आ गए। अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको मतलब उनकी कदमबोसी करके वापस आए हैं जापानीज पीएम, तो ये हमारा जिक्र खैर कहां से आ गया। अभी तो जहां जिक्र आ जाए किसी का तो ये न्यूज वीक को मैं कोट कर रहा हूँ, 6 वो जो जापान भी आ गया बीच में अचानक 6 लाइट। उन्होंने कहा जापान जो है ये वाई यूएस प्रोटेस्ट जापान, हम जापान की हिफाजत क्यों करते हैं, मतलब इतना सारा खर्चा क्यों है हमारा, मतलब जापान क्या हमें बचाता है जी? अच्छा, अब ये नया रौला भाई, दूसरी जंग अजीम जो है उसके बाद जापान ने जब सरेंडर किया तो वही पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस में पहले तय हुआ 1945 में। उसके बाद जो है वो अगस्त में जो है वो पहले 1 अगस्त के शुरू में पहले एक बॉम्ब फेंका उन्होंने हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, गालिब 6 अगस्त 1945 को, और फिर 9 अगस्त को जो है वो सोवियत, वो जो तय हुआ था कि सोवियत फौज अटैक करेगी जापान में, सोवियत फौज ने अटैक किया और साथ ही चंद घंटों के बाद हिरोशिमा पे बॉम्बिंग कर दी, बॉम्ब गिरा दिया अमेरिका ने। तो उसके नतीजे में फिर 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया, लेकिन बाकायदा सरेंडर की सेरेमनी हुई, एक तकरीब हुई 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिसूरी पे, और बाकायदा बादशाह ने वहां पे सरेंडर किया। और उसमें जो आर्टिकल 19 उनके 1947 के उनके जो आइन बना, तो जापान का जो आर्टिकल 19 है उसमें ये तय हो गया कि जापान जो है वो अपनी फौज भी नहीं रखेगा, उनकी सिक्योरिटी अमेरिका प्रोवाइड करेगा उनको, और उनका जो है वो किसी मुल्क पे वो अटैक भी नहीं करेगा। बहुत ही उनके साथ एक शर्मनाक किस्म का, क्योंकि जापान जो है वो बिल्कुल हार चुका था। जापान का वही हाल हो गया था जो कि जर्मनी का हुआ था। ये दोनों मुल्क फिर आगे निकले, ये दोनों मुल्क मिसाल भी तो है ना, जापान किस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद खड़ा हुआ और एक वक्त में आके, जो हम अक्सर ब्रांड्स का जिक्र करते हैं पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी और लोग और जबरदस्त कौम, लेकिन ये वो मुल्क है जहां पे बॉम्बिंग हुई लेकिन वो उठे। इसी तरह जर्मनी को देखें किस तरह दूसरी जंग अज़ीम में वो बिल्कुल खत्म हो गया था और सबसे बड़ी वो इस वक्त इकोनॉमी बन के, बड़ी इकोनॉमी में से एक बन के उभरा हुआ है यूरोप की। तो ये मुल्क, इनके मुल्कों को देख के हमें सीखना भी बहुत कुछ है। बारह एनीवे,
अब जापान का जिक्र खैर आ गया। अब जापान जो है वो अच्छा ये ज़हन में रखें कि जब ये फटा पड़ा हुआ था जापान से, तो चाइना भी अमेरिका के साथ था। चाइना अमेरिका सोवियत यूनियन ये सारे इकट्ठे थे उस वक्त जापान के अगेंस्ट। तो सरेंडर सेरेमनी हुई और सरेंडर सेरेमनी में जापान ने कह दिया कि, और ये उसके बाद ये भी तय हो गया कि इतनी सारी 50,000 फौज अमेरिका की मौजूद है। अगर हम ये पहली स्लाइड देख सकें, और दूसरी 50,000 फौज अमेरिका की वहां पे मौजूद है हमेशा से जापान में। 50,000 फौज जापान में है। जापान ने बड़ी मुश्किलों के साथ बड़ी कोशिशें की हैं जापान ने कि किसी तरह जो है वो अच्छा आर्टिकल 19 नहीं है, सॉरी आर्टिकल 9 है, मैं करेक्ट हूँ अपने आप को। और उनका जो मुल्क है वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अपने उस आइन के अंदर आर्टिकल 9 को वो चेंज करें, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, किसी तरह से वो न्यूक्लियर हो जाए, किसी तरह अपनी फौजें बढ़ा दें जापान, किसी तरह वो मतलब है कि वो बस फंसा हुआ है जापान दरमियान में, क्योंकि वो मुआहिदा ऐसा है कि अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है। और ये जो मैंने अभी स्लाइड्स आपको दिखाई कि अमेरिकन बेसिस कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, तो अमेरिकन बेसिस जो हैं वो बहुत बड़े हिस्से में मौजूद हैं। 50,000 इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ ब्रेक के बाद सब डिस्कस करेंगे। जी एक वक्फा लेते हैं, चले जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए जीएसटी खत्म करने की तजवीज़। पहले तो मैं माजरत नाजरीन से, जो हमें अचानक वफ़े भी जाना पड़ा और वो जो प्रोग्राम का रिदम था वो सारा उसकी वजह से ख़राब हुआ। मैं बात ये कर रहा था कि जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका एक ट्रीटी साइन हो गया था कि वो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, अपनी फ़ौज नहीं रखेंगे, और उनकी मुकम्मल जो उनका जो दिफा है, उनकी जो सलामती है, वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और ये आर्टिकल 9 उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था। अब अमेरिका का ये कहना है कि जापान क्या हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जो हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। 50,000 फौज जापान में मौजूद है। तो ये इंडिकेटर जो है जापान को भी है। ये इंडिकेटर, जापान नेटो का मेंबर नहीं है। जापान कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे एक एशियन नेटो, और ये बाइडेन दौर में बात भी चली थी कि जी जापान के अंदर कोई ऑफिस खुल जाएगा नेटो का शायद, और जापान जो है बाकायदा एक नेटो का शायद हिस्सा बन जाएगा सारा, वो फिर क्वाड का हिस्सा बना। लेकिन अब वो सारे तितर बितर हो चुके हैं तमाम इत्तेहाद। सबसे जो मुस्तहकम इत्तेहाद था अगर कोई, तो वो नेटो था। और अगर नेटो ख़राब हो रहा है या टूट रहा है या बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी किसी भी इत्तेहाद का कोई वजूद प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने नहीं है। तो ये जो है ये उनका, अच्छा उनके जो आर्टिकल 9 की मैं बात कर रहा था, इसको चेंज करने की, अगर हमारा प्रोडक्शन टीम तैयार है तो ये 7th स्लाइड दिखा दें। ये आर्टिकल 9 को बार बार वहाँ का जो मीडिया है कई सालों से ये कि जी किसी तरह से इसको चेंज किया जाए, किसी तरह से इसको चेंज किया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब अभी थे वहाँ पे 2014 में, वो आर्टिकल 9 की बात करते रहे। उसके बाद ये जो है ये आज जब इन्होंने बयान दिया तो उनकी जो क्योडो न्यूज़ है, इसको मैं 9th उनकी जो खबरसां अदारा है उनकी तरफ से ये बात आई कि जी जापान जो है वो मुकम्मल एतमाद करता है अमेरिका पे, जब ट्रंप की तरफ से सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर आवाज़ उठाई गई। अब ये जापान जो है ना, मैंने आपसे बात की कि अब इस वक्त ये कौन सा ब्लॉक है, कैसा है, क्या है, इसमें ईयू का, अच्छा वहाँ पे वो तमाम ईयू को, वो ट्रक की बत्ती के पीछे ईयू को लगा दिया उन्होंने कि जी हम आप अपना दिफा खुद करें, और वो यूरोपियन आर्मी बन रही है और ये बन रहा है और वो बन रहा है, वो सारा सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। और सारे सिलसिले को उन्होंने शुरू करने के बाद जब यूरोप एक ख़ास जगह पे पहुंचा कि जी यहाँ तक पहुंच के हम जो है वो इसको यूक्रेन को कुछ हौसला दिलाएंगे और हम यूक्रेन के लिए लड़ेंगे और सारा कुछ करेंगे, तो उनकी तरफ से जनाब ज़ेलेंस्की को फ़ोन आया कि बरखुरदार ज़रा वहाँ से यूरोप छोड़ो और सऊदी अरब आ जाओ। और अगले जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की टीम के साथ, वो यूरोप में होंगे ही नहीं, वो सऊदी अरब में होंगे। तो ज़ेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के, जहाँ पे उनके लिए इजलास हो रहे थे, कभी उनके लिए बरतानवी वज़ीर आज़म, कभी मैक्रों, कभी उनके लिए EU, कभी ये मुल्क, सारे वो जनाब वहाँ पे इजलास म्यूनिख में और ब्रसल्स में और हर जगह वहाँ पे इजलास हो रहे हैं, पेरिस में, लंदन में। उन सबको छोड़ के उन्होंने कहा बरखुरदार आप तशरीफ़ ले आए सऊदी अरेबिया। अब ज़ेलेंस्की जो है वो पीर के रोज़ सऊदी अरेबिया पहुँचेंगे, वली है जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद बुध के रोज़ यूक्रेन का एक डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचेगा जद्दा,
और उसकी क़ियादत जो है वहाँ पे एंद्री यरमक करेंगे, जो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और अमेरिकन डेलीगेशन भी पहुँचेगा जद्दा, और उसमें स्टीव वित्कॉफ होंगे, जो मशरिक़ वस्ता के, वैसे तो मशरिक़ वस्ता देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये जो इससे पहले 2 हफ्ते पहले जो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो डेलीगेशन बैठा था कि रियाद में, उसमें वो मौजूद थे। तो वो यूक्रेन वाले डेलीगेशन में वो होंगे। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट भी गालिबन होंगे, और साथ NSA भी होंगे, माइक वॉल्स। ये सारी शख्सियात जमा होंगी जद्दा में, और जद्दा में ये माहिदा तय हो जाएगा कौन सा, रेयर अर्थ मिनरल्स वाला भी, और ये कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा, यूक्रेन के साथ क्या मामला तय होने, क्या नहीं होने। और इसमें ट्रंप ने डायरेक्ट ऑन बोर्ड लिया हुआ है पुतिन को, और जेलेंस्की को बुला लिए सऊदी अरब। अब जेलेंस्की साहब पूरे यूरोप को छोड़ के सऊदी अरब दौड़ लगाने लगे। यूरोप वाले उधर चीख रहे हैं कि भाई हम आपके लिए यहाँ पे इजलास कर रहे थे। उन्होंने कहा वो इनसे मैं बाद में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं इनसे बाद में, इनको बाद में देखूंगा, आप जरा अगर जंग बंद करवानी है आपने तो आप यहाँ तशरीफ ले आए। तो सऊदी अरब, वो ट्रक की बत्ती वो सऊदी अरब आ रहे हैं चलते हुए, वो यूरोप वो तो शोर मचा रहा है, EU नेटो हमारा क्या बनेगा, पैसे जमा करो, यूं करो, ऐसे कर देंगे, आंखें फोड़ देंगे, सर तोड़ देंगे, रशियंस का ये कर देंगे, वो चीख रहे हैं। इधर ये जनाब यहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरा जो मामला हुआ है, तो ये टोटल, मैंने कहा ना कि ये टोटल ये ताबड़तोड़ हमला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि उन्होंने खत लिख दिए रहबर को, आयतुल्लाह खामेनी को। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आयतुल्लाह खामेनी को खत लिख दिया है, ईरान के रहबर को, कि मैं आपसे मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, ईरान के रहबर को। अभी थोड़े दिन पहले क्या था, वो रिजीम चेंज लाना इधर उधर, अब खत लिख दिया बाद ऑफिशियली, और हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यकीनन आप भी ये चाहेंगे कि आपका मुल्क जो है वो एक ज़बरदस्त मुल्क है और आगे तरक्की करे और खुशहाली की राह पे जाए, और ये सारा मामला। अब ईरान की तरफ से जो है वो क्या जवाब आता है उनके रहबर की तरफ से, क्योंकि जाहिर है 2015 के अंदर मुज़ाकरा शुरू हुए थे, वो ख़त्म हो गए, फिर शुरू दोबारा, लेकिन उन्होंने इसी मौजूदा ईरान को ही बात आगे की है कि इसी क़यादत को, यानी वो होता है ना रिजीम चेंज होगा, ये होगा, वो तो ठुस हो गया मामला। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कल जो मैंने बात की थी कि ये जो एडम बॉयलर और स्टीव वित्कॉफ की डायरेक्ट हमास के साथ टॉक्स हो रही थी। अब डायरेक्ट अगर हमास से टॉक्स हो रही हैं तो इसका मतलब है वो सीज़फायर प्लान तो गया एक तरफ, जो कि बाइडेन दौर में हुआ था, क्योंकि उस बाइडेन वो तो इसराइल और हमास के दरमियान तय पा रहे थे ना मामला, और मीडिएटर थे दरमियान में जो है वो कतर, इजिप्ट और अमेरिका का कोई रोल था बीच में, आगे पीछे दाएं। लेकिन अब अमेरिका और हमास डायरेक्ट आ गए, तो उसमें अरब ममालिक भी एक तरफ है और इसराइल भी एक तरफ है, वो सारे एक तरफ चले गए। उन्होंने हमास से डायरेक्ट बात उनकी हुई है, और उस बात में जो है वो उनके एडन एलेक्जेंडर एक अमेरिका के मगवी हैं जो अभी तक मौजूद हैं हमास की कस्टडी में, उनकी गालिबन रिहाई की बात हो रही है। अमेरिका कर रहा है कि चाह रहा है कि उनकी रिहाई हो जाए। कुछ डेड बॉडीज़ हैं, ये डेड बॉडीज़ जो है ना, वो ये इनका तबादला बड़ा अजीब सा होता है। इसराइल के पास जो ये मुज़ाकरात जब चलते हैं ना इनके आपस में, तो इसराइल के पास फ़लस्तीनी जो जब इनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं, बाकियात ऐसी हैं जो 50 साल से इसराइल के पास मौजूद हैं। फ़लस्तीनियों की 50 साल से बाकियात मौजूद हैं। ये मुझे ये जो एक ट्रेडिशन है वो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसराइल के पास 50 फ़लस्तीनी ऐसे हैं, 50 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल से कोई 150 के करीब फ़लस्तीनी है कि जब बात होती है मुज़ाकरे, वो कहते हैं वो हमें दो, उनका पोता, उनके जो नवासे हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारी फैमिली के लोग आपके पास, वो इसराइल भी संभाल के रखता है इनके, वो बाकियात के तबादले होते हैं, जो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल एक सिलसिला है वहाँ पे। अब उसमें यह है कि ये डायरेक्ट स्टीव वित्कॉफ के साथ अगर बात हो रही है मास की, तो सीज़फायर प्लान तो साइड पे चला गया। इसी दौरान चाइना जो है वो एक इंतहाई सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आ गया, और चाइना का जो ये मौक़िफ़ है ये इतना क्लियर है इसमें, और ये फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग यी जो हैं, ये अगर हम 23rd स्लाइड दिखा सकें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर चाइना, वांग यी ऑन इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, द विल ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी डिफाइड एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस मस्ट नॉट बी अबेंडेंड। उन्होंने खोल कर उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है चाइना ने, और उन्होंने साथ ही इसमें यह भी कह दिया है, अगर हम इसको आगे पढ़ें, कि
गाजा बिलोंग्स टू पैलेस्टीनियन पीपल, इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इसका स्टेटस फोर्सफुल मीन्स के जरिए अमन नहीं लाएगा, नया केओस लेकर आएगा। हम मुकम्मल तौर पे इजिप्ट और दूसरे अरब ममालिक का जो प्लान है चाइना उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता है। अच्छा, चाइना जो है द विल ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी डिफाइड, खुल के। और अगर इफ द मेजर कंट्री ट्रूली केयर्स अबाउट द पीपल इन गाजा, इट शुड प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग सीज फायर, ramp up humanitarian assistance, observe the principle of Palestinians governing Palestine and contribute to reconstruction in Gaza। अगर कोई बड़ा मुल्क चाहता है, ठीक है, उनको ख्याल है गजा के लोगों का, तो वो वहाँ पे लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, अमेरिका की तरफ इशारा है। और ये खुल के उन्होंने हमायत कर दी है अरब ममालिक की तरफ से, जो दो रियासती हल और रिकन्स्ट्रक्शन की बात हुई है। चाइना खुल के बिल्कुल वाज़े फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो गया जाके, और कोई फ़लस्तीनी यहाँ से जो लोग बाहर जाएंगे और आगे पीछे जाएंगे। ये ध्यान में रखें कि चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान जो उनके जो गलतफहमियाँ ख़त्म करवाने में, जिसकी वजह से पूरा हमें जो वेस्टर्न एशिया का नक्शा है वो मुख्तलिफ होता नज़र आता है। इख्तलाफात मौजूद है बहुत सारे इशूज़ में, वो होते भी है, ऐसा नहीं कि सारे मामलात के ऊपर ही मतलब हमारे साथ कोई हमारा कोई दोस्त मुल्क है तो हम सारे के सारे उनकी पॉलिसीज़ को माने या वो हमारी सारी पॉलिसीज़ को माने, ज़रूरी तो नहीं है। इसी तरह से उनकी पॉलिसीज़ जो है, लेकिन कोई तसादुम की तरफ वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो सऊदी अरेबिया जो है वो कलीदी किरदार अदा कर गया कि सऊदी अरेबिया ने एक तो उस प्लान को सपोर्ट किया इजिप्ट वाले, दूसरा सऊदी अरेबिया के अंदर रशिया और अमेरिका के डेलीगेशन मिले, और यूक्रेन और रशिया के यूक्रेन और अमेरिका के डेलीगेशन मिलने जा रहे हैं, और माहिदा शायद यहीं साइन हो जाए, बजाय इसकी ज़ेलेंस्की को वहाँ व्हाइट हाउस बुलाया जाए या मैक्रों को बुलाया जाए या केयर स्टैमर को बुलाया जाए। उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल इसको छोड़ के, और जापान को भी ये कह दिया कि भाई ये कैसे। दर्जनों के हिसाब से कॉन्सुलेट्स बंद हो रहे हैं, बंद करने का फैसला कर लिया स्टेट डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड वाइड, यूरोप में ख़ास तौर पर, पूरी दुनिया में। और उन्होंने कहा कि सफारत खाने जो हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है और सफारत खाने ख़त्म किए जाएँ और सफारती अमले को भी निकाला जाए। स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोग हैं और जो मकामी लोग हैं वो भी, उनको सबको फारिग किया जाए। तो ये अमेरिका जो है ये कौंसल अपने कौंसलेट भी बंद करने जा रहा है। मुझे बताया नहीं, कौंसलेट भी तो एक अजीब सा एक था ना रोल, मुख्तलिफ शहरों में कौंसलेट खुले हुए हैं, एक मुल्क में सफारत खाना है, 5-5, 6-6 कौंसलेट्स हैं, वो वहाँ के जनाब जो लोकल उनकी अथॉरिटीज हैं उनकी तो गप्पे लगा रहे हैं, वो फीते काट रहे हैं, शाम को बैठे हुए हैं, मतलब उनका क्या मतलब वो वहाँ से खुदा जाने क्या करते होंगे बैठ के। लेकिन ये हमें नज़र आता है पूरी दुनिया में, आपको समझ नहीं आता कि तो सफारत खाना समझ में आ गया कि कौंसलेट्स क्या कर रहे हैं बहुत सारे, सवाए इसके कि वो तशरीफ लाएँ तो जनाब उनको प्रोटोकॉल आगे पीछे लोग खुश हो रहे हैं, जनाब समझ रहे हैं कि ये हमारी बड़ी बेजे होगी, वीज़े लगवा रहे हैं और फिर वो 2 नंबरियाँ हो रही हैं सारी। तो बात यह है कि वो भी सारा सिलसिला ख़त्म हो रहा है, उसके नतीजे में कॉस्ट कटिंग हो रही है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इस पूरे मामले में अब कहीं इसराइल भी दरमियान में नहीं है, हमास के साथ गुफ्तगू होने में इसराइल भी दरमियान में नहीं है। सीज़फायर माहिदा ख़त्म हो गया, अमलन सीज़फायर माहिदा तो ख़त्म हो गया ना। बात अब ये हो रही है गालिबन कि स्टीव वित्कॉफ जो है उन्होंने एक अलग बात रखी है हमास के सामने, और अलग बात ये रखी है कि आप 60 दिन के बाद उसको कंप्लीट सीज़फायर की तरफ चले जाएँ, इन लोगों को आप जो अमेरिकन सिटीजन हैं इनको छोड़ें और साथ उनके आप रिहा करें, जो साथ वो बाकियात वापस करें, और 10 इसराइल के लोग आप छोड़ दें, और बाकी ये है कि ये रिकन्स्ट्रक्शन और उसकी तरफ आगे बढ़े उस प्लान के साथ। और उसमें उन्होंने अलग से हमास से बात की है। अब हमास के साथ उनकी अलग से बातचीत जो है वो हुई है कतर में, और उसके बाद अच्छा इसके ऊपर इसराइल में ये बात हुई है कि जनाब ये नेतन्याहू को पता ही नहीं था। नेतन्याहू को ये जब खबरें ब्रेक हुई हैं तो उसके बाद नेतन्याहू को पता चला है कि हमास के साथ तो इसराइल डायरेक्ट बात कर रहा है, और साथ ही हमें ये 2000 पाउंड वजनी बम जो है इसको हमने खाना है, पीना है, क्या है, क्योंकि वो जिनको पैसा देता है, ट्रंप थोड़ी देर बाद कहता है मैं पैसा वापस करो, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया था तो बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया। मैं कल को अमेरिका को खतरा होगा, इसराइल बचाएगा आके अमेरिका को। अगर जापान नहीं बचा सकता, अगर फ्रांस नहीं बचा सकता, इसराइल बचाएगा। एक सीधी सी बात है ना। साथ ही उन्होंने ये भी तो इसराइल के अंदर एक बेचैनी, तो हमास के साथ डायरेक्ट बात हो गई, और साथ ही ईरान के उधर तैयारी कर रहे थे, ईरान पे हमला करो, ईरान पे हमला करो जनाब। ये वो ईरान से डायरेक्ट खत लिख दिया उन्होंने ईरान को कि रेबर को कि जी हम आपसे मुज़ाकरात को तैयार हैं और वेपन्स नहीं होने चाहिए, पीसफुल जो है वो आपका प्रोग्राम है तो वो आगे चलना चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब ये जो है ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जो कि
अच्छा, इसमें इसी दौरान जो है एक नाकाम कोशिश हुई है, मेरी दुआ भी है और मेरा ख्याल भी है कि नाकाम हो जाएगी। वो कोशिश ये हुई है कि सीरिया के अंदर जो अहमद शरा के अगेंस्ट जो असद की बाकियात मौजूद थी तातस के इलाके में और लतकिया के इलाके में, वहाँ पर आज उनके लोग जमा हुए, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ गड़बड़ घोटाला हुआ, लेकिन वहाँ पे जो है वो 75 के करीब लोग वहाँ पे मारे गए। ये अहमद शरा की हुकूमत आने के बाद और काफ़ी स्टेबल होने के बाद सीरिया ये पहली कोशिश हुई है जो प्रो असद वहाँ पे जो भी लोग थे, लेकिन वो उन इलाकों में अब उसको मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा है कि उसको, ज़ाहिर है अहमद शरा भी एक ख़ास जहन है उनका और उनका भी एक मसलक है, वो और बाकी वहाँ पे जो एलवाइट्स हैं उनके दरमियान कोई ऐसी कोशिश नहीं होगी कि उसमें सेक्टेरियन रंग आ जाए, लेकिन ये बहरहाल ये एक बड़ा वाक़या हुआ है। अच्छा, अब इस पूरे किस्से को अगर आप देखेंगे, नेटो में क्या मामला चल रहा है। नेटो में अगर इस वक्त सबसे बड़ी कोई फौज है अमेरिका के बाद, एक तो अमेरिका है ना सबसे बड़ी फौज है, बाकी बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, कुछ फौज उनकी है, कुछ फौज उनकी है, कुछ इटली की है, कुछ स्पेन की है, कुछ जो नेटो में सबसे बड़ी फौज है अमेरिका के बाद वो है नेटो के एक रुकन जिनका नाम है टर्की। टर्की नेटो का रुकन है जिसको ईयू वाले कई सालों से अपने यहाँ दाखिल नहीं होने दे रहे थे कि आप आ ही नहीं सकते, आप तो मुसलमान मुल्क हैं, आप कैसे आएंगे। अब टर्की का रोल क्लीदी हो गया कि टर्की नेटो का मेंबर है और टर्की ने दरमियान में ये इंडिकेट किया है कि हो सकता है हम यूक्रेन अपनी फौजें भेज दें पीस कीपिंग के लिए, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। लेकिन टर्की के इजिप्ट के साथ भी अच्छे, टर्की के जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, और ट्रंप के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और तो टर्की ने कहा कि हम अपने मतलब हम अब देखें ना, ये नेटो का रुकन, लेकिन टर्की जिसको ईयू ने कभी दाखिल नहीं होने दिया, अब टर्की वो मुल्क है जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड भी नहीं करता ईयू के मुल्कों पे, उनके अपनी डिफेंस है। वो ये ड्रोन्स में और ये सारी जो उनकी टेक्नोलॉजी है, आप उनके एयरक्राफ्ट देखें, उनके ड्रोन्स देखें, उनका जो उनके जो मिसाइल्स देखें और सारा कुछ देखें, तो टर्की तो बहुत आगे है उसमें। बाकी यूरोप के मुल्क तो पीछे। अच्छा, उनकी फौज भी बहुत आगे है, उनकी फौज भी जो है वो बहुत बड़ी फौज है उनकी। अभी तो वो अजरबैजान और पूरा टर्की अपने आप को डिफेंड करता है, वो तो नहीं बुलाता। ये देखें ना, ये पीकेके का मामला हो या सीरिया के मामला, तो बाकी मामला तो उसको कब आके किसी नेटो के मुल्क ने मदद की है, बल्कि वो तो नेटो के, उन्होंने कई दफ़ा कहा टर्की ने कि आर्टिकल 5 हम रिवोक करें, उन्होंने कहा नहीं आपको। अब अचानक नेटो को ख्याल आ रहा है, ये बाकी मानदा मुल्कों को, कि हम अगर आर्टिकल 5 करते हैं तो क्या उसके हम पे अटैक हो जाए किसी पे, तो क्या टर्की हमारी मदद को आएगा। टर्की जो है वो दरमियान में इस वक्त एक खास पोजीशन है टर्की की। और टर्की ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो सीरिया में दोबारा हुए हैं, लेकिन उसको टर्की नहीं देख रहा है, उसको कतर भी देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी देख रहा है। अहमद शरा की गवर्नमेंट जो है ज़ाहिर है सबके लिए इस वक्त की डिस्टेबलाइजेशन ना हो यहाँ पे, और अमेरिकन भी उसमें ज़्यादा वो भी किसी मूड में नहीं है कि वो वहाँ पे SDF को किसी को सपोर्ट करेंगे। ये लोकल इंसर्जेंसी थी, लेकिन बहरहाल वो हुई है वहाँ पे। अच्छा, इसके साथ ही अब ये तो मामला हो गए, साथ ही ट्रंप ने एक और बात कर दी कि मैं अगले महीने 1.5 महीने में एक मुल्क का चक्कर लगाऊंगा। अब वो कौन सा मुल्क है? वो मुल्क है सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया में जाऊंगा। अच्छा, इससे पहले जब ट्रंप आए थे, ट्रंप 1.0 में, तो पहला उनका सरकारी दौरा सऊदी अरेबिया का था। वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे अरब ममालिक के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इसमें देखना यह है कि जो यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो सऊदी अरब सबसे पहले आएंगे या किसी और मुल्क से होते हुए सऊदी अरेबिया आएंगे, ये एक मामला है। लेकिन इसमें इशू बुनियादी क्या है? इसमें बुनियादी इशू ये है कि एक तो टैरिफ्स उन्होंने लगाए, पहले ऐलान किया, मैक्सिको कनाडा को झटका दिया, उसके बाद उसको 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, 1 महीने के लिए उसको आगे कर दिया। इसी दौरान उन्होंने पूरे यूरोप को झंझोड़ दिया, यूरोप ऊपर नीचे हो गया, उथल पुथल हो गया। उसके बाद इन्होंने ये भी देख लिया कि कितनी पावर इनके पास है, कितनी नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अमेरिकन जज कर लिया उनको कुछ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए अमेरिका के बगैर। तो उन्होंने जब ज़्यादा मसला हो गया, उन्होंने देखा कि अमेरिकन ने कि देखते हैं कि ज़ेलेंस्की किसकी बात ज़्यादा सुनता है, वो यूरोप में इंटरेस्टेड है या हम में इंटरेस्टेड। ज़ेलेंस्की साहब को उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की साहब छोड़ के यूरोप को सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। सऊदी अरब में जो उनके मुज़ाकरात होंगे उसमें यूरोप नहीं होगा, यानी ना रेयर अर्थ मिनरल्स के मामला तो डायरेक्ट तय करेंगे अमेरिकन के साथ सऊदी अरेबिया में, जद्दा में। ना वहाँ पे मैक्रोन होंगे, ना फ्रांस होगा, ना यूरोप होगा, ना केयर स्टैमर साहब होंगे, ना बरतानिया, कोई भी नहीं होगा। जो भी मुस्तकबिल होगा यूरोप का वो जद्दा में तय हो जाएगा।
और ये मैसेज वो उन्होंने उनको दे दिया है कि अच्छा ये आप हमारे बगैर कर रहे थे। और इसी दौरान पै दर पै अटैक्स हो रहे हैं जो रशिया के हो रहे हैं। और अब इसको ज़ेलेंस्की के साथ तो जो भी मामलात हैं वो सीज़ फायर वगैरह हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर का यूरोप कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा और दुनिया किस तरफ जाएगी? अब इसमें कहाँ का वीटो, कहाँ का यूनाइटेड नेशंस, कहाँ का नेटो, कहाँ के इत्तेहादी, कहाँ 9/11 के बाद पूरा नेटो कूद गया था मदद करने के लिए। जो है वो 9/11 पे आर्टिकल 5 तो एक ही दफ़ा रिवोक हुआ है ना आज तक। और वो जापान को कह रहे हैं कि हम आपको पैसे ज़्यादा देते हैं, तो जापान उधर हिला हुआ है कि अभी तो हम मिलकर आए हैं उनसे। सऊदी अरेबिया वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, और सऊदी अरेबिया एक तो डिप्लोमेटिकली उसका अहम रोल हो गया, लेकिन साथ वो कह रहे हैं ये $1 ट्रिलियन का जो बिजनेस हमने सऊदी अरेबिया से लिया उसके लिए भी मेरा जाना ज़रूरी है। तो ताइवान इनसिक्योर फील कर रहा है अपने आप को कि सारी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो शिफ्ट हो रही है, अगर तो आगे जाके फ्यूचर में अगर वो जापान के नहीं है तो हम कहाँ से आगे बीच में, हमें तो मानती नहीं है दुनिया। जापान तो कम से कम एक मुल्क है जिसको जो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, और वो अमेरिकन इत्तेहादी भी है और बाकायदा यूनाइटेड नेशन में दुनिया में जापान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जापान उस क्वाड का हिस्सा भी है। वो क्वाड वार्ड तो गई साइड पे ना, नेटो ही नहीं रहा तो क्वाड कौन से मुल्क? वो किसी को प्रेसिडेंट ट्रंप यानी मुल्कों से अलग अलग कोई तस्वर कर सकता है? इसराइल को साइड पे करके वो हमास से बात कर रहे हैं, वो सबको साइड पे करके वो रहबर से आयतुल्ला खामेनी को खत लिख रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा देखिए, खत लिखने का मतलब ये ना कि आपने रिकग्नाइज तो कर लिया ना, वरना लोग कहेंगे खत क्यों लिखा। अगर आप मुज़ाकरात किसी से कर रहे हैं तो हमास को आपने मान लिया, वरना आप मानते नहीं तो आप मुज़ाकरात क्यों करते? तो ये तो मीडिएटर के थ्रू भी हो सकते थे सारे मामलात, लेकिन वो खुद जब 1-on-1 बात की है, वो तो हमास वाले तो कह रहे थे ना कि हम ये मुआहदा आगे करवाओ, ये करवाएं, हम कायम रखो। तो इसराइल से कहते हैं मुआहदे पे काम करो, दरमियान में इनको भी छोड़ो। नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लिया हमास को, इसराइल को बाईपास करके, और हमास से डायरेक्ट बात हो रही है। तो और साथ ही वो अरब प्लान को जो है वो भी सपोर्ट कर दिया स्टीव विटकॉफ ने, और साथ ही चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई पैलेस्टीनियंस के हक में। चाइना मौजूद है यहाँ पे, ये ज़हन में रखें। चाइना पूरे मशरिक़ वस्ता में चाइना रशिया मौजूद है। और ये रिवर्स कैसेंजर या रिवर्स निक्सन वाली जो कहानी थी कि यूरोप को एक तरफ कर देंगे तो रशिया और चाइना के दरमियान इख्तलाफ पैदा, ऐसा कुछ अभी होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आज की दुनिया में आप देखें कि कौन से ह्यूमन राइट्स हैं, लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे, कौन सी अदालतें हैं, कौन से इत्तेहाद हैं। यानी ये गोरों का इत्तेहाद था सारा, ये जो यूरोप के अंदर, और यूरोप में इंटरनल डिवीजन आप देखें उनकी इकॉनमी। मैं आपसे कहना कि जो ये जिस दिन ये जो माफियाज हैं, कार्टल्स ख़त्म होंगे ना, लोगों को सुकून मिलेगा। ये कार्टल्स, ये जनाब बहुत सारे ग्रुप, सफारतकार बैठे हैं, पार्टीज हो रही हैं, वेपन सप्लाई हो रहे हैं इधर से, तो अवाम उसके नतीजे में रगड़े में आ गए। तो वहाँ पर ये एक तो इमिग्रेशन, और फिर EU का जो रोल है, EU बड़ा एक ज़बरदस्त फोरम है, काबिल एहतराम है। लेकिन आप देखिए कोविड के अंदर क्या रोल था EU का, क्या रोल था? एक यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, एक यहाँ पर है, एक इस मुल्क में नहीं है। EU तो कोविड के दौरान, और फिर इमिग्रेशन के वाले से हर मुल्क का अलग कानून बना हुआ है, तो EU उसमें भी फेल हुआ, EU फेल हुआ कोविड के बाद। और ये आखिरी चैलेंज था कि वो यूरोप के अंदर इकट्ठा करता यूरोप को, लेकिन यूरोप के अंदर अपनी इतनी डिवीजन है, हर मुल्क अपना सोच रहा है। ये इत्तेहाद जो है ना सारे 45 के बाद के इत्तेहाद, ये सारे इत्तेहाद ख़त्म हो रहे हैं, टोटल ख़त्म हो रहे हैं। और इस पे जो है ये एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ के साथ प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जाते हैं। थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें कि ट्रंप ने नेटो की सॉलिडरिटी के ऊपर सवाल उठा दिए। हालांकि अमेरिका की मदद की थी नेटो ने 11 सितंबर के बाद, वो 11 सितंबर के बाद बिल्कुल मदद की थी, लेकिन 2000 मदद क्या की थी, अमेरिकन ही थे, मेजॉरिटी तो अमेरिकन की थी, बाकी भी फौज के लोग भी होंगे यकीनन अलामती तौर पे, लेकिन मदद तो अमेरिकन की सच नहीं की थी उन्होंने, कोई बहुत बड़ी मदद। हाँ, पार्टिसिपेशन ज़रूर हुई थी उनकी। और अब ये सारे ममालिक अगर अलग करेंगे अपने आप को और अलग मुल्क सोचेंगे और नए ग्रुप्स बनेंगे, बाल्टिक स्टेट्स के मुल्क आपस में बैठ के सोचते हैं किस तरह हमने रशिया के साथ मामला तय करने हैं, हमने अमन के सुकून के साथ। तो ये कार्टल्स जो बने हुए हैं, बड़े बड़े ड्रग कार्टल्स, इनकी या जो आलमी बदमाशियाँ कह लें उसको, ठीक है ना, उसका ये खात्मा हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग नींद से उठ रहे हैं कि ये अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, जी ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।